हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े मस्त होंगे, एकदम बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का एक और मैथ्स का सेशन हम करेंगे। मैथ्स रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चंस में टेस्ट कराऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस। मैं साकेश शर्मा, एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, मेरे सब्जेक्ट्स और आप लोगों की मदद ही एकमात्र लक्ष्य है। और ये मेरा परिचय आपके सामने है। अनअकैडमी का ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी का ऐप अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आप फ्री प्लान आपका अनलॉक हो जाएगा। मेरा कोड उसमें है एसपी साकेत। एसपी साकेत कोड अगर आप लगाओगे तो आपको वो फ्री प्लान आपका अनलॉक भी हो जाएगा। ठीक है। अनअकैडमी पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके साथ 3 महीने का प्लस पर आपको फ्री मिल रहा है। 24 महीने के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, अभी आपके लिए ऑफर है। और टेस्टिमोनियल स्टूडेंट्स के आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी से, जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिए हैं यहाँ पढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं। आरएस एसआई के स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो पटवार और जो रीट कॉलेज लेक्चरर, इन सब के स्टूडेंट्स ने जो बताया। ठीक है। प्लस के फीचर्स क्या क्या है अनअकैडमी प्लस पर ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो वहां पर एक तो घर बैठे पूरी कंप्लीट कोचिंग हो जाती है। ऑनलाइन कोचिंग एक ही कोर्स में पूरा आरपीएससी आपको मिल जाता है, एक ही सब्सक्रिप्शन में। टॉप एजुकेटर्स वहां पढ़ा रहे होते हैं, कंप्लीट सिलेबस हो जाता है आपका, एग्जाम प्रिपरेशन ढंग से हो जाती है। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, ये सारी विशेषताएं वहां पर आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस पर। बैच कोर्सेज की बात करूं तो अनअकैडमी प्लस पर आपको एक तो योद्धा बैच मिल रहा है कांस्टेबल के लिए, अभी 1 अक्टूबर से चल रहा है। प्रज्ञ बैच आरएस के लिए 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है। विजय बैच आरएस के लिए 6 अक्टूबर से, ये आपके सामने है। इसके अलावा जो 7 अक्टूबर से आपका बैच चल रहा है वो है वीडियो बैच, ग्राम विकास अधिकारी बैच, ये आपके लिए चल रहा है। ठीक है, ये सारे बैचेज अभी आप लोगों के लिए चल रहे हैं। और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, ये खास बात है। सारे के सारे जो एग्जाम हैं वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं। और वो एक सब्सक्रिप्शन भी आपका जो है केवल 7,000 रुपए का है। 12 महीने का अगर आप लेते हो उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साकेत 01 अगर आप कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 24 महीने का कोर्स आपको 7560 रुपए में मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो तो। ठीक है। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए है। चलिए ये टेस्ट हम शुरू करते हैं। टेस्ट को टेस्ट की तरह से ही करूंगा मैं। ठीक है, बहुत स्पीड से फटाफट फटाफट करने हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है। आपको पहले क्या करना है, पॉज करना है क्वेश्चन को, पहले खुद ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग से 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं। अब देखो धड़ाधड़ इसको, ऐसे सवाल को कैसे करना है आपको। आप मुझे बताओ कि एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और उसके अंक जो है दोनों के टोटल का 56% है। तो मैं ऐसे करता हूं ना, दोनों का योग ही सबसे पहले मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। दोनों का योग ही मैं क्या मान लेता हूँ, दोनों का टोटल योग 100 मान लेता हूँ। तो जो पहला स्टूडेंट है उसके जो अंक हैं वो दोनों के योग का 56% है। तो इसका मतलब पहले के कितने हो गए, 56 हो गए। 56% का मतलब 56 अंक हो गए इसके। ठीक है, दोनों के योग का 56 अंक। दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड वाले की अगर हम बात करें, तो अगर पहले के 100 है, टोटल 100 है, पहले के 56 है, तो दूसरे वाले के कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 56 बराबर 44। तो दूसरे के कितने हो गए, 44 हो गए। अब यहां पर एक समस्या हो गई, यहां पर पहले वाले के जो अंक है वो दूसरे से कितने ज्यादा आ रहे हैं, 12 अंक अधिक आ रहे हैं, 12 अंक अधिक आ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इस 12 को आपको 9 के बराबर करना पड़ेगा, 12 को 9 बनाना पड़ेगा। तो 12 की वैल्यू को अगर आप 9 बनाओगे तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/12। 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3/4, यानी हर यूनिट की वैल्यू 3/4 रह जाएगी। तो इसका मतलब जो यहां पर अंक आ रहे हैं 56, वो भी 3/4 रह जाएंगे। तो इसके एक्चुअल में जो अंक हैं वो है 14×4 = 56, 14×3 = 42। तो इसका 3/4 करना पड़ेगा आपको।
तो पहले वाले की जो एक्चुअल में अंक है वो है 42, ठीक है। तो आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे के भी आपको 3/4 करने पड़ेंगे, 44 का 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 11 तिया 33। तो 42 33 दोनों के अंक। डायरेक्ट तरीका बता दिया, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला ये रहा आपके सामने। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ए का 2/3, बी का 75%, सी का 0.6 बराबर हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। सीधा लिख दो, ए का 2/3, बी का 75% मतलब 3/4, 75% कितना होता है 3/4, और सी का 0.6, 0.6 का मतलब होता है 3/5, सी का 3/5। अरे ये तो आता है ना सबको, 0.6 का मतलब 6/10, 2×3 6, 2×5 10, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा के ये 3/5 के बराबर हो गया। तो ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का 3/5, ये तीनों बराबर हैं। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। इस तरह का जब भी सवाल आए दोस्तों, जब बराबर में आ जाए ऐसे बराबर में, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं। तो तीनों किसी संख्या के तो बराबर होंगे ना, किसी न किसी के तो बराबर होंगे। तो किसके बराबर होंगे वो मान लेते हैं हम, कोई संख्या मान लो आप यहां। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि मैं ऐसे करता हूं, ऊपर वाली संख्याएं जो है 2 3 3, एक इनसे कटने वाली एक संख्या को बराबर में लिख देता हूं, और इनसे कटने वाली संख्या जो होगी वो इनका एलसीएम ही होगी। तो 2 3 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, 2 3 6। तो मैं बराबर में इनके क्या मान लेता हूं 6 मान लेता हूं। तो अब क्या होगा 2/3 एक की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां से। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 1 कटेगा 3 बार, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ए की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ऐसे ही यहां से जब आप करोगे तो ये 3 से कटेगा 6 कितनी बार, 3 दूनी 6, और ये जो 4 है 4 इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही सी की वैल्यू भी आप लोग यहां से निकाल सकते हो। जब आप इसको 6 के बराबर करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दो बार कटेगा 3 से, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। 9 8 10 का आपका अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सिंपल सा सवाल था। अगला ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, पढ़ लो आप लोग। ये 16,000 है, अगर आपको दिख रहा नहीं है तो ऊपर। उसने इनमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। ऐसे जो सवाल होते हैं दोस्तों, इन सवालों के लिए एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। एलिगेशन से किया जाता है, जो पहले बताया था मैंने आपको एलिगेशन पिछली क्लासों में, वो माइनस करने वाला जो तरीका है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो बड़े ध्यान से देखना क्या करना है। 16,000 रुपए की राशि दो भागों में लगा दी, 4% और 5% पर, ठीक है। और दोनों से मिलाकर, दोनों भागों से मिलाकर टोटल मिले इसको 700 रुपए, ठीक है। तो अलग अलग रेट है, 4% और 5%, ठीक है। और टोटल की रेट हमको पता नहीं है कितनी है। तो मैं ऐसे करता हूं ना कि टोटल जो 700 रुपए मिले हैं दोनों भागों से, वो कितनी रेट पर मिले, इनकी एक कंबाइंड रेट निकाल लेता हूं। उस कंबाइंड रेट को मैं बीच में यहां पर लिख दूंगा और लिखकर एलिगेशन लगा दूंगा, आंसर निकाल दूंगा, रेशो आ जाएगा उससे। तो मैं ये देखता हूं कि ये 700 रुपए जो टोटल मिले हैं, 700 रुपए वो कितने पर मिले, 16,000 रुपए पर। तो 700 बटा 16,000 गुणा 100, रेट निकालने का यही तो तरीका होता है, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, ठीक है। तो 700 रुपए 16,000 पर ब्याज है, गुणा 100 कर देंगे। वैसे नीचे समय भी आता है, लेकिन समय तो 1 साल ही है ना, यहाँ 1 साल की बात हो रही है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, यहां से आपका जो बनकर आएगा वो आएगा 2 से कट गया 35 बार, 2 से कट गया 8 बार, तो ब्याज की दर आ गई 35/8%। ये ब्याज की दर आ गई, ये कंबाइंड रेट आ गई। इसको यहां लिख दो बीच में, 35/8%। अलग अलग रेट तो इतनी थी 4 और 5, लेकिन मिलाकर जो ब्याज आया 700 रुपया, उसकी रेट बन रही है टोटल पर 35/8%, दोनों से मिलाकर जो आया। अब यहां पर एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगाओगे, ऐसे माइनस कर दो, माइनस करोगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब बटा में संख्या आ जाती है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इस बटा की संख्या को काटने के लिए एलसीएम से गुणा कर दिया करो। तो यहाँ पे 4/1 है, यहाँ 5/1 है, यहाँ 8 है, 8 का गुणा कर दो तीनों को, यहाँ 8 का गुणा करोगे 32 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं।
यहाँ पे 8 का गुणा करोगे 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का गुणा करोगे तो ये 35 हो जाएगा। 35 में से 32 गया तो 3, 40 में से 35 गया तो 5, 5-3 का रेशो आ गया, 5-3 का रेशो। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुणा कर देते हैं। अभी 3-4 दिन से अपनी जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो उनमें मैंने बताया था कि एलिगेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ऐसे डायगोनल में माइनस कर देते हैं, तो 35 में से 32 गया तो 3, ऐसे कैसे माइनस कर देते हैं, और 40 में से 35 गया तो 5, तो 5-3 का अनुपात आ गया। तो इस 5-3 के अनुपात में जो है आपको क्या करना है, 5-3 का अनुपात आ गया, मतलब ये पहला भाग और दूसरा भाग जो है, इन दोनों भागों का जो अनुपात आया है वो कितना आ गया है, 5-3 का अनुपात आ गया है दोस्तों, 5-3। तो पहले और दूसरे भाग को 5-3 के अनुपात में दिया गया था। तो 4% पर कितना उधार दिया गया, तो ये 4% पर ये 5 भाग आ रहा है, तो कितना उधार दिया गया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इनका टोटल है 8, 5 और 3 8। ठीक है, तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं 8 बराबर 16,000, टोटल 16,000 है, तो 1 बराबर 2,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2,000 बराबर 10,000। ठीक है, तो 10,000 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से ऐसे सवालों को सोल्व किया जाता है। कोई ज्यादा टाइम का नहीं है, कोई इजी सा सवाल है, बहुत जल्दी से हो जाता है अगर आता है तो। ठीक है, अब देखो ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने आ गया, साधारण ब्याज पर। यह भी साधारण ब्याज पर सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो अब ध्यान से देखना, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो उस पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपए का अंतर है, तो बताइए कि वह राशि क्या है, ये आपको बताना है, वो राशि है क्या। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, दोनों का अंतर आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इनकी अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से इसको देखना आप लोग। अगर हम इनकी बात करें तो 5% की रेट है, टाइम 2 साल है और दोनों का अंतर है 20%, 20 रुपए का। तो 5% की जो दर है वो 2 साल में हो जाएगी 10%, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज में तो सीधा गुणा कर देते हैं दर को और समय को, सीधा गुणा करने से टोटल 2 साल का ब्याज आ गया 10%। इसका मतलब यहां तो 10% का ब्याज लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा, ये 5% की जो रेट है वो 2 साल में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10.25%। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10.25% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसका तरीका शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि 5% की रेट 2 साल में कितनी हो जाएगी। तो आपको केवल इतना सा करना है, 5 का डबल 10, पॉइंट 5 का स्क्वायर 25, 10.25%, बस इतना सा करना है आपको। जैसे 6% है, 6% की रेट 2 साल में कितनी हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, चक्रवृद्धि ब्याज की। सरल ब्याज में तो सीधा गुणा ही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगी, 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36, 12.36%, बस इतना सा करना है आपको। 7% की कितनी हो जाएगी 2 साल में, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49%। लेकिन मान लो 10% आ गया, तो 10% की कितनी हो जाएगी, ये 21 हो जाएगी। कैसे होगी, 10 का डबल 20, पॉइंट लगाते हैं हम यहाँ, लेकिन सुनो अभी पॉइंट मत लगाओ। 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100। पॉइंट हमेशा 2 संख्या के बाद ही लगाना है, राइट साइड से 2 संख्या छोड़ के लगाना है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लगा दोगे तो ये 1 इधर आकर जुड़ जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 21% हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप 11% है, जैसे आपको 11% की निकालनी है, तो 11 का डबल 22, 11 का डबल 22 और 11 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर, 121। यहां पे पॉइंट लगेगा और 1 इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.21%, 23.21%। यही तरीका आप लोग लगा सकते हो 2 साल की रेट निकालने का। तो 2 साल की जो टोटल रेट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में 10.25 हो गई और सिंपल में 10 हो गई, दोनों का अंतर है 0.25% का।
और वो अंतर 20 रुपए का दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो 0.25% बराबर 20, तो 1% बराबर 20 बटा 0.25, पॉइंट हटा के 00, 25 अट्ठे 200, तो 80 रुपए के बराबर आ गया 1%। तो 100% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। और 100% ही क्या होती है? राशि होती है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आपको ये करना है। अगला ये रहा आपके सामने, ए किसी व्यवसाय में रुपए 64,000 का निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 रुपए लेकर बी भी आ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो बी कितने महीने बाद आया? ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, थोड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको। आप लोग मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ए ने कितने रुपए लगाए? 64,000 रुपए। और बी ने कितने लगाए? 48,000 रुपए। अब वर्ष के अंत में बात हो रही है यहां पर, वर्ष के अंत तक की, ठीक है। और कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का तो पूरे वर्ष तक रहा, ए का धन कितने टाइम तक रहा? पूरे 12 महीने तक। एक वर्ष का मतलब क्या होता है? 12 महीने। और बी का धन मैं मान लेता हूं केवल x महीने तक रहा। तो x क्या है? कितने महीने तक रहा, वो महीने मैंने x मान लिए, क्योंकि b का पता नहीं वो कब आया, हमको पता ही नहीं है कितने महीने रहा, तो x महीने तक रहा ये मान लिया। इसी तरह से इनका लाभ निकाला जाता है गुणा करके। जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश, उसको समय से गुणा कर दिया जाता है। तो इनके निवेश को समय से गुणा करके और इनका लाभ का अनुपात निकाल लिया। कितना आ रहा है? ये जब काटोगे 16 चौके 64, 16 तिया 48, 3 से 4 बार कट रहा है, 3 चौके 12, 4 चौके 16 अनुपात x आ रहा है इनका, 16 अनुपात x। और ये 16 अनुपात जो x है वो 2:1 के बराबर है, क्योंकि इनका लाभ जो है वो 2:1 में बांटा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से भी लाभ का अनुपात ही आता है और ये भी लाभ का अनुपात ही है। तो 16 अनुपात x की वैल्यू 2:1 है। तो x बराबर हो जाएगा कितना? ये 2 से 8 बार कट गया, x बराबर 8 आ जाएगा। इसका मतलब b का धन जो है, b का धन कितने महीने तक रहा? आप लोग ये बताओ कि b का धन जो है वो कितने महीने तक रहा? वो रहा 8 महीने तक। लेकिन 8 इसका आंसर नहीं होगा। पूछा क्या है? b कितने महीने बाद आया, तो 12 में से 8 महीने तक इसका धन रहा। इसका मतलब आया कितने महीने बाद? 12 माइनस 8 बराबर 4 महीने बाद। तो b बिजनेस में शामिल कब हुआ? 4 महीने बाद हुआ, तभी तो अगले 8 महीने तक उसका धन बिजनेस में रहा। बात समझ में आई? तो 12 में से माइनस और करना पड़ेगा आपको। तो आंसर हो गया 4। अगला ये रहा आपके सामने। इस बार मेंसुरेशन भी आप लोगों के कोर्स में दी हुई है, मेंसुरेशन भी दिया हुआ है आपके कोर्स में, ठीक है। तो मेंसुरेशन का ये सवाल है, इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु के तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां ये दे रखी है, √3, 2√3 और 5√3 है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस तरह का ये सवाल है आपके सामने। कैसन करेंगे इस सवाल को? कौन आप लोगों में से कर सकता है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ए। इसमें एक पॉइंट लो, इसमें से आप अगर पॉइंट लेके और तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां निकालोगे, तीनों भुजाओं पर लंब डाल दोगे, P1, P2, P3, तो इन तीनों लंबों का जो योग होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से 3 लंब अगर भुजाओं पर डाले जाएं तो तीनों लंबों का जो योग होता है वो √3/2 गुणा a के बराबर होता है, गुणा a के बराबर होता है। और a क्या है? यहाँ पर भुजाएं, त्रिभुज की भुजा तीनों बराबर है, जो कि a है, तो a भुजा है त्रिभुज की। तो बस यहां पर P1, P2, P3 की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ? √3, 2√3 और 5√3, ये तीनों वैल्यू दे रखी है। तो तीनों को जोड़ने पर इसके बराबर कर दो बस। तो इनको जोड़ोगे लंबिक दूरियों को, 2 और 5 7, 7 और 1 8, इनको जोड़ोगे तो 5 और 2 7 और 1 8, 8√3 हो गया इनका टोटल। इनको जब आप जोड़ोगे √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, तो ये टोटल हो गया 8√3 बराबर √3/2a।
ये पहले से ही √3 से √3 कट गया, a बराबर आ गया 8 दूनी 16। इसका मतलब त्रिभुज की भुजा निकाल ली हमने 16। लेकिन पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 16 को 3 से गुणा और कर दो, आंसर आ जाएगा 48। 48 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बात समझ में आई? बहुत तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। आ जाता है तो कर देना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो दे रखी है और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है तो पार्क का परिमाप बताइए। इस तरह का भी सवाल आ जाता है, तो किस तरह से किया जाएगा? पार्क का परिमाप क्या होगा भाई? यहां पर देखो, इस 3-2 की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। 3-2 की कोई जरूरत नहीं है, परिमाप सीधा ही आ जाएगा। देखो, आयताकार पार्क जो होता है इस तरह का, उस पर आप जब चक्कर लगाओगे, ठीक है, तो परिमाप क्या होगा? एक राउंड में आपने कितनी दूरी तय की, वही परिमाप होगा। ठीक है, तो दूरी एक राउंड में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल और समय को जब गुणा कर देते हैं तो दूरी आ जाती है। तो यहां पर यही करेंगे हम। इसकी चाल कितनी है? 12 की चाल से चल रहे हैं, और एक राउंड, एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगते हैं इसको। ठीक है, तो 12 गुणा 8/60 कर लो, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 8/60 कर लो, यहां से दूरी आ जाएगी 12×5 = 1.6 किलोमीटर। ये आ गई दूरी। इसका मतलब एक राउंड में इतनी दूरी चला है वो टोटल, और यही परिमाप है। 1.6 का मतलब हो गया 1600 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अगला ये रहा आपके सामने, रीजनिंग का सवाल है, बता दीजिए जल्दी से। कई सन इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, 6 का 64 और 11 का कितना हो जाएगा? तो 6 का 64, 11 का कितना? तो ये ध्यान रखना, 6 से 64 किया है, तो 6 से 64 कई तरीके हैं करने के, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग तय करना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर करना है आपको कुल मिला के। तो 6 से 64 कैसे किया होगा? 6 से 2 बढ़ा के 8 कर लिया, और 8 का स्क्वायर 64 कर लिया। यही काम यहां करके देखो, 11 से 2 बढ़ा के 13 कर लो, और 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है। ठीक है, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ये कैसे करेंगे? ये बढ़िया सवाल है, और ये पिछले वाले से बढ़िया है। इसको आप लोग कैसे करोगे? 1 2 3 से 4 बन रहा है, 7 2 6 से क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे हम। यहां पर एक्चुअली कुछ नहीं किया है, फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। इस 12 में 3 का भाग दे दिया, 12/3 कर दिया है सीधा, 12/3। तो कितना आ गया? 4 आ गया। यही काम यहां कर दो, इस 72 के अंदर इस 6 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 12। 12 × 72, आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। यही काम किया है, बस छोटा सा। ठीक है, अगला ये रहा आपके सामने। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की कहती है, उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। लड़की महिला से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखना, ब्लड रिलेशन का सवाल है, सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, मेरे पति की सास, कोई भी महिला कहती है अगर मेरे पति की सास, तो किसी भी महिला का पति जो होता है, उस पति की सास कौन होती है? उस महिला की मम्मी तो होती है। बस हो गया सवाल। यहां पर देखो, एक महिला के लिए एक महिला दूसरी मतलब एक लड़की है, वो एक महिला के लिए कुछ कह रही है। तो यहां पर एक लड़की है, वो एक महिला के लिए कुछ कह रही है। यहां पर एक महिला है, इनके लिए कुछ कह रही है। महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कह रही है? कि उनकी बहू का विवाह, इस महिला की जो बहू का विवाह है वो किससे हुआ है? मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। तो ध्यान देना, इस लड़की के जो पति होगा, इस लड़की का जो पति होगा, उसकी इकलौती सास, ठीक है, मतलब सॉरी सास तो इकलौती होगी, ठीक है, पति की जो सास है उसके इकलौते बेटे से हुआ है। तो इस महिला की बहू का विवाह, तो इस लड़की का जो पति है उसकी जो सास है
पति की सास वो इस लड़की की मम्मी ही होगी, ठीक है। तो इसकी पति की जो सास है, इसकी पति की सास वो इसकी क्या होगी, इस लड़की की क्या होगी, मम्मी होगी, माँ होगी, माँ, ठीक है। और पति की क्या होगी, सास होगी। तो यहां पर एक सास है, इस लड़की के पति की सास, जो कि इस लड़की की मम्मी है। इस मतलब इस लड़की की मम्मी का जो इकलौता बेटा है, इस लड़की की मम्मी का जो इकलौता बेटा है, यहां पर एक इकलौता बेटा होगा वो, ठीक है। तो इस लड़की की जो मम्मी का इकलौता बेटा होगा वो इसका भाई तो होगा, भाई, क्योंकि मम्मी का बेटा क्या होता है, भाई होता है, ठीक है। तो इनका यहाँ पर एक कोई बेटा होगा, यहाँ पर कोई भी एक बेटा होगा, इस लड़की का वो भाई है। तो इससे हुआ है उसका विवाह, उस महिला की बहू का विवाह इससे हुआ है। इस महिला की बहू जो है उसका विवाह इससे हुआ है, ठीक है। इससे इस महिला की बहू का विवाह हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो बहू है वो इस महिला की बहू है, और वैसे ये जो बहू है वो इसकी भी बहू लगेगी, क्योंकि इस लड़की की मम्मी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। और इस लड़की का भाई ये है, इसके भाई की पत्नी ये है, और भाई की मम्मी ये है, और इन दोनों की माँ यही है। तो इसका मतलब इस महिला की भी बहू है, ठीक है, और इसकी भी वो बहू ही है, क्योंकि इसके बेटे की बहू तो है, इसके बेटे की पत्नी तो है। तो इसकी भी बहू है, इसकी भी बहू है, इसका मतलब वो महिला जो है वो यही है, इस लड़की की मम्मी ही है, ठीक है। तो इस लड़की के पति की जो सास है, मतलब इस लड़की की जो मम्मी है वही वो महिला है, उसकी भी बहू है, उसकी भी है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेटी। वो लड़की उस महिला से कैसे संबंधित है, तो उस लड़की जो है वो उस महिला की बेटी है। तो ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, यहाँ पर इस महिला की भी बहू है, ठीक है, और बहू और किसकी है, इस लड़के की मम्मी की भी बहू होगी, ठीक है। तो लड़की की मम्मी यही है जो इस लड़की की मम्मी है, तो ये इसकी भी बहू हो गई, इसकी भी बहू हो गई, तो ये दोनों सेम ही है, इसका मतलब और तो कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर जो है वो हो गया बेटी। अगला ये रहा आपके सामने 264, 396, 473, 583, इसमें से आपको बताना है क्या होगा आंसर। इसमें क्या किया गया है तो ध्यान से देखना दोस्तों। 4 और 2 6, 3 और 6 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8। तो ऐसा ही कहां पर हो रहा है देख लो, केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, सारे ऑप्शन कट रहे हैं, 7 और 2 9। ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है और कोई लॉजिक यहाँ पर लग रहा भी नहीं है। तो आंसर आपका हो गया डी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो। अगला है, यदि गोपाल का कोड ये है तो राधा को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। गोपाल का अगर ये कोड है तो राधा का कोड क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखो गोपाल का कोड क्या है, MIVUR, MIVUR। तो ये 7 है, ये 13 है, तो कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, +6। ये 15 है, ये 9 है, तो यहां पर कितना कर दिया, -6। ये P 16 है और ये 22 है, तो यहां पर +6। तो +6 -6 +6 -6, ए 1 है, ठीक है। और यहां पर U कर दिया, तो यहां पर भी क्या कर दिया, -6 कर दिया, क्योंकि U क्या होता है 21। तो ए को 6 पीछे करोगे तो यू ही आएगा। और ए का देखो आप ऐसे कर लिया करो, ए का नंबर 1 भी होता है और 27 भी होता है। 26 की ABCD बोलकर वापस ए का नंबर आ जाता है, तो 27वें नंबर पर भी ए होता है। तो ए की वैल्यू 27 है, तो 27 में 6 गया तो ए यही तो आएगा 21। तो यहाँ पर 6 ही कम किया गया है। और ऐसे ही एल जो है ये 12 होता है और ये 18 होता है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 6 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो राधा का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। राधा का वो भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको 6 बढ़ा दो, ये 18 है, 6 बढ़ाओगे 24 पे क्या आता है, 24 पे आपका x आता है, x। तो x से शुरू होगा वो, ठीक है। ये एक, इसको 6 कम करोगे तो u आएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ किया था। ऐसे ही D 4 है, इसको 6 बढ़ाओगे तो 10 आएगा, ये u यहाँ लिख देता हूँ, 21 नंबर। यहाँ पर 10 आएगा, 10 पे j होता है, XUJ आएगा। इसके बाद ये 8 है, 8 में से 6 कम करोगे तो 2 आएगा, 2 पे क्या होता है B, XUJB। कहां पर है, B ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग इसको कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए
कथन और निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दो आपके पास ये निष्कर्ष हैं, कौन सा सही है? बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी, बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। केवल सेकंड सही है, पहला गलत है, क्योंकि यहां पर बोला है बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक है। इसका मतलब पहले तो होगी, तभी तो बारिश होने के बावजूद भी है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। बावजूद का मतलब क्या है? इसका मतलब पहले से ही चलती आ रही है नाजुक, और इसके बावजूद भी अभी तक भी नहीं सुधरी है, तो ये तो गलत बात है। दूसरी है, बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। यस, तभी तो ये बोला है कि बावजूद भी अभी नहीं सुधरी है, इसका मतलब संभावना तो थी कि बारिश से सुधर जाएगी, इसीलिए ये बोला गया था। ये बावजूद शब्द जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जो है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला सवाल जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, थोड़ा सा आपको देख के ढंग से करना पड़ेगा। इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सवाल आपको यहां पर करना है। बताइए जरा किस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने का सवाल है, फिर आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह के जो सवाल हैं आपको किस तरह से करने हैं। वैसे मेंटली भी हो जाते हैं, अगर समझ में आ जाते हैं तो, नहीं होते तो आप लिख के कर लेना। लिख के बता देता हूं मैं कैसे करना है, चार्ट बनाकर। माधवी, शालिनी, कौन कौन है यहाँ पर ये देख लो पहले तो। और पूछा क्या है, भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है। इन तीनों सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है हमको। तो कौन कौन है यहाँ पर? माधवी, शालिनी, और कौन है? अंजना, और कौन है? पूर्णिमा और निर्मला। पूर्णिमा और निर्मला, सबके नाम यहां पर लिख लिए। और इधर की तरफ मैं लिख लेता हूं कि ये जो है इनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान, नाट्य, कंप्यूटर, ठीक है, और भौतिकी, भौतिकी है, और कौन सा है यहां पर? इतिहास और गणित, इतिहास और गणित। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो ध्यान से देख लो, टाइम की कोई चिंता नहीं है, आरएफ में आपको टाइम खूब मिलेगा। ठीक है, तो आराम से आप बना के, बस सवाल सही होना चाहिए आपका, वो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का सवाल इस तरह का अगर आ गया तो आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर में, तो माधवी के सामने नाट्य कला और कंप्यूटर को टिक कर दो, राइट, और शालिनी के आगे भी टिक, राइट टिक कर दो। अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में उत्तम है, तो अंजना कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, तो अंजना के सामने कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, और माधवी भी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, तो कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी माधवी के सामने भी आ जाएगा। अंजना, पूर्णिमा, निर्मला भौतिकी और इतिहास में उत्तम है। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी और इतिहास में उत्तम है, तो भौतिकी और इतिहास ये राइट कर दो यहाँ पर। पूर्णिमा में भी ये दोनों राइट कर दो, और निर्मला में भी ये दोनों राइट कर दो, ये बोला है। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। भौतिकी और गणित, इन दोनों में निर्मला और अंजना उत्तम है, तो अंजना के सामने भी भौतिकी और गणित को उत्तम कर दो, ये कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य कला में उत्तम है। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य कला में, तो नाट्य कला ये रहा, और इतिहास में पहले से ही है। ठीक है, और शालिनी के आगे भी नाट्य कला और इतिहास में उत्तम है, ये कर दो। अब यहां पर पूछा है कि भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है। एक तो भौतिकी, कौन कौन से देखने हैं हमको, ध्यान से देखना। भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला। नाट्य कला, भौतिकी और इतिहास, इन तीनों में किसका टिक आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो इन तीनों के अंदर जो टिक आ रहा है, तीनों में ही, ठीक है, माधवी का तो आ रहा नहीं है क्योंकि इतिहास में नहीं आ रहा, शालिनी का भी नहीं आ रहा भौतिकी के अंदर, अंजना का नाट्य में नहीं आ रहा, पूर्णिमा का तीनों में आ रहा है। पूर्णिमा ही आपका आंसर होगी, बाकी कोई नहीं आ रहे, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने है, इसको आप कैसे करोगे। एक प्रश्न आकृति आपकी दे रखी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस तरह का कोई भी ट्राइंगल हो जिसमें आप ऊपर वर्टेक्स से एक लाइन खींच दोगे तो इसके अंदर टोटल 3 ट्राइंगल बनते हैं। तो इसके अंदर 3 त्रिभुज बनते हैं हमेशा, टोटल 3 त्रिभुज। कैसे? एक, ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला, तो टोटल 3 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3। ठीक है। तो यहां पर इस सवाल को सोल्व करने के लिए त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हैं, कुल त्रिभुज बताने हैं, कुल त्रिभुज कितने हैं। तो ये ध्यान देना, ये जो सवाल है आपका, इस सवाल के अंदर उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैं यहां बना देता हूं, नहीं दिख रहा तो पहले मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, इधर वाला, फिर मैं इधर वाला त्रिभुज ले लूंगा और फिर मैं इधर वाला त्रिभुज ले लूंगा। तो देखो यहां पर इसमें देखते हो तो 1 2 और पूरा ये वाला जो बनाओगे, टोटल 3 त्रिभुज हो जाएंगे यहां से। ऐसे ही इधर भी 1 2 और पूरा ये बड़ा वाला बनाओगे तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। और ऐसे इधर भी 1 2 और ये पूरा बनाओगे तो 3 त्रिभुज इधर हो जाएंगे। तो 9 तो ये हो गए, 9 तो आपके ये हो गए। ठीक है। अब ये तो हमने साइड वाले छोटे छोटे ये त्रिभुज लिए हैं। अब हम ऐसे करते हैं, एक पूरी लाइन ले लेते हैं, ये पूरी लाइन जो आ रही है जैसे मैंने यहां पर बताया था। तो इस लाइन से भी टोटल 3 त्रिभुज बनते हैं, एक इधर पूरा बड़ा और एक पूरा बड़ा। तो पूरा बड़ा तो मैं छोड़ रहा हूं अभी, मैं तो केवल इस लाइन से 2 त्रिभुज ले रहा हूं। ये जो सीधी लाइन आ रही है इससे 2 त्रिभुज बनेंगे, एक इधर पूरा बड़ा एक इधर पूरा बड़ा। तो 2 तो ये हो गए, तो इस लाइन से 2 बनेंगे। ठीक है। प्लस एक आपका इस वाली लाइन से बन जाएगा, ये जो पूरी लाइन है, एक तो इस लाइन से 2 बन गए, एक इस लाइन से बन जाएंगे, ये जो लाइन है उससे एक इधर पूरा बड़ा और एक इधर पूरा बड़ा बन जाएगा, 2 ये हो गए। प्लस एक ये वाली जो पूरी लाइन आ रही है इससे भी एक इधर पूरा बड़ा एक इधर पूरा बड़ा, 2 ये बन जाएंगे। 9 और 6 15 हो गए टोटल। लेकिन हमने बाहर वाला बड़ा अभी तक काउंट नहीं किया है, क्योंकि जब आपने इस लाइन से काउंट किया था तो 3 बन सकते थे आपके, लेकिन आपने 2 ही लिए। इस लाइन से भी आपके 3 बन सकते थे, 2 तो इधर और एक पूरा बड़ा बड़ा बार बार आ रहा था इसलिए मैंने सब जगह नहीं लिया। अब मैं लास्ट में एक बड़ा जो त्रिभुज आ रहा है उसको अलग से जोड़ देता हूं। 15 + 1 आंसर 16 हो जाएगा, क्योंकि जो ये सीधी लाइनें हैं, ये सीधी बड़ी लाइनें जो वर्टेक्स से आ रही है, शीर्ष से आ रही है, उनसे एक बड़ा त्रिभुज भी तो बनता है। तो तीनों से लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लेना है बस बड़े त्रिभुज को आखिरी में। तो 15 और 1 16 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सेशन को। साकेत 01 मेरा कोड है, अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे अगले सेशन।